हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी नवजागरण पर, तो आज हम नवजागरण का अगला अध्याय भारतेंदु युग पर बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतेंदु युग में जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले भारतेंदु के कालखंड के ऊपर। फिर हम भारतेंदु युग में गद्य का विकास किस तरह से होता है, किस तरह से अनेक विधाओं में गद्य में रचनाएं रची जा रही थी, लिखी जा रही थी, उस पर बात करेंगे। तीसरा है हम काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली किस प्रकार भारतेंदु युग से लेखन में आरंभ होती है और अपनी एक पहचान बनाना शुरू करती है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु होगा भारतेंदु युग की विभिन्न मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में, मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है कालखंड। सन 1900 से 1857 से लेकर 1900 तक का जो कालखंड है ईस्वी में, वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का एक ऐसा महत्वपूर्ण खंड है जो वास्तविकता में साहित्य को नए अर्थ देता है, साहित्य को नई परिभाषाएं देता है, क्योंकि इस कालखंड में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मानवीय दृष्टि रखते हुए साहित्य लिखा गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस युग का जो साहित्य है वो राजाओं रीतिकालीन जो दरबारी काव्य था उससे निकलकर आम जनता के बीच में पहुंचा। आम जनता की जो समस्याएं थी, औपनिवेशिक भारत में जब अंग्रेज भारतीय जनता का दमन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उस समय भारतेंदु युग मंडल के जो कवि थे, जो लेखक थे, जब 1857 की क्रांति के बाद जो देश में एक चेतना फैली, उस चेतना को बढ़ाने में और आम जन जीवन से जुड़ा साहित्य लिखने में भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतेंदु युग की जो एक बहुत बड़ी विशेषता थी वो ये भी रही कि इस युग में गद्य का प्रवर्तन हुआ, गद्य का आविर्भाव हुआ और अनेक विधाओं में हिंदी कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, अनेक विधाओं में रचनाएं लिखी गई। और हालांकि इन रचनाओं का जो स्तर था वो बहुत परिपक्व नहीं था, किंतु अपने आरंभिक काल में हमें किसी भी रचना के आरंभिक काल से हम उसकी बहुत अधिक परिपक्वता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत बहुत जरूरी चीज थी और आधुनिक काल के भारतेंदु युग में गद्य की नवीन विधाओं का आरंभ हो चुका था। दोस्तों, भारतेंदु युग की एक सबसे बड़ी विशेषता जिसे हम कह सकते हैं वो है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का आरंभ। हालांकि क्योंकि पिछले 600 वर्षों से, यानी कि 6 सदियों से हिंदी साहित्य में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का एक छत्र राज्य था। आधुनिक काल में बदली हुई नवीन परिस्थितियों में जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था, अंग्रेजों द्वारा जब उसको दमन पूर्वक दबा दिया गया, तो जनता के मन में एक रोष की भावना थी, उसके मन में एक प्रतिरोध और विद्रोह की जो चिंगारी थी वो सुलग रही थी। तो ब्रज भाषा इन नवीन भावों की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम नहीं थी, इसीलिए एक काव्य के रूप में आम जनता की जो भाषा थी उसमें कविता रचने का प्रयास किया गया। यद्यपि भारतेंदु युग के कवियों के लिए यह आसान नहीं था। भारतेंदु स्वयं कहते हैं कि मैंने कई बेर स्वयं परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता रचूं, पर यह मेरे चित्त अनुसार नहीं। किंतु तब भी भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा, प्रताप नारायण मिश्र ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने खड़ी बोली में कविताएं लिखने का टूटी फूटी ही भाषा में सही, बिना तुक और लय के सही, किंतु प्रयास किया, जिसका हमें परिपक्व या फिर बहुत विकास जो है हमें खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। तो भारतेंदु युग के लेखकों ने खड़ी बोली में कविता रचने का सबसे पहले प्रयास शुरू किया। ये ही उस युग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो आजादी की जो चेतना थी या साहित्य
कि जो एक साहित्य का जो विस्तार है वो व्यापक रूप से आम जनता तक फैला। और छापे खानों का विकास इस युग की एक और महती उपलब्धि थी कि उस भारतेंदु युग में छापे खानों का विकास हो गया था। तो इसीलिए और भारतेंदु युग में जितना भी भारतेंदु युग का अपना जो भारतेंदु मंडल था, वो सभी किसी न किसी पत्र पत्रिका का संपादन कर रहे थे। और जो संपादन नहीं कर रहे थे, वो उस किसी न किसी पत्रिका के स्तंभ लेखन से या उसके संपादन कार्य से या उसके छिटपुट अंशों से जुड़े जरूर हुए थे। तो ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में जो लेखक थे, वो केवल लेखक नहीं थे, वो लेखक होने के साथ-साथ पत्रकार भी थे। और पत्रकार होना, एक लेखक का पत्रकार होना इस बात को और ज़्यादा प्रामाणिक बनाता है कि उस लेखक के अनुभव आम जनता से और अधिक जुड़े हुए हैं। पत्र-पत्रिकाओं की यदि भारतेंदु युग में बात करें, तो भारतेंदु स्वयं 2 पत्रिकाओं का संपादन कर रहे थे। पहली थी कवि वचन सुधा और दूसरी थी हरिश्चंद्र मैगज़ीन। वहीं प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कर रहे थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी का संपादन कर रहे थे। इस बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप का संपादन कर रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में भारतेंदु ने केवल स्वयं रचनाएं नहीं की, उन्होंने अपने समय में एक लेखकों की पूरी एक जमात तैयार की, एक पूरा का पूरा समूह तैयार किया और उसका नाम रखा भारतेंदु मंडल, जिसमें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जैसे बहुत बड़े-बड़े कवि शामिल हुए। और इन सभी ने मिलकर हिंदी साहित्य के लिए विभिन्न गद्य विधाओं में रचनात्मक लेखन करके हिंदी साहित्य की जो धरोहर है उसमें अपना एक अमूल्य योगदान दिया। दोस्तों, प्रत्येक युग की अपनी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। भारतेंदु युग की भी हम प्रमुख प्रवृत्तियों पर अगर बात करें, तो सबसे पहली प्रवृत्ति थी इसकी अंतर विरोधों का साहित्य। भारतेंदु युग संक्रमण काल का साहित्य था। इस युग में नवजागरण के कारण दो संस्कृतियों की टकराहट उत्पन्न हो रही थी। वो संस्कृति थी पश्चिम की, यूरोपीय भौतिकतावादी वैज्ञानिक प्रधान संस्कृति, और एक हमारी भारतीय संस्कृति जो कि धर्म और अध्यात्म प्रधान थी। जब ये दोनों संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो इनकी टकराहट से एक तनाव पैदा होता है, एक रचनात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसी टकराव ने विभिन्न जो अंतर विरोध थे साहित्य में, उनको भी जन्म दिया। जैसे सबसे पहला अंतर विरोध था राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति। दूसरा अंतर विरोध था ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली। तीसरा जो था हिंदी बनाम उर्दू। तो इस तरह के जो अंतर विरोध हमें साहित्य में देखने को मिलते हैं, वो भारतेंदु युग में इसी टकराहट और जाति जो संस्कृतियों की जो टकराहट थी उसके कारण देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति। राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति में प्रमुख बात ये थी कि भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, जो लेखक थे, या फिर जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, जो शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग था, वो आरंभ में अंग्रेजों की जो कूटनीति या फिर शोषणकारी जो नीति थी उसको समझ नहीं पाए। अंग्रेजों ने भारत में कुछ सुधार भी किए, किंतु भारत के बुद्धिजीवी वर्ग और भारतेंदु मंडल के लेखकों को बाद में उनकी मंशा समझ आई कि ये उन्होंने रेल डाक तार की जो व्यवस्था थी या अन्य जो सुविधाएं भारतीयों को दी थी, वो अपने लाभ के लिए दी थी। अंततः अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो भारतीय जनता का दोहन करना था, शोषण करना था। तो इसीलिए आरंभिक काल में भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो हमें सरकार समर्थित दिखाई देते हैं, राजभक्त दिखाई देते हैं। जैसे कि भारतेंदु स्वयं महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में लिखते हैं कि पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवो सदा विक्टोरिया रानी, यानी कि वो विक्टोरिया रानी की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही वर्षों में जब भारतेंदु मंडल के कवि या अन्य लोग देखते हैं कि अंग्रेजों
या की जो नीतियां हैं वो भारतीय जनता के प्रति बहुत ही शोषक हो रही हैं। और सबसे मुख्य समस्या कि वो एक व्यापारी की तरह भारत में आए हुए हैं, राज कर रहे हैं और भारतीयों का जो धन और संपत्ति है उसे विदेश लेके जा रहे हैं। भारतीय जो भारतेंदु है वो स्वयं अपनी नाटकों में लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। यानी कि वो जब भारतीय जनमानस की समस्याओं को देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों का राज सुख साज सब कुछ बहुत शानदार है, भव्य है, किंतु वो किस प्रकार भारतीयों का जो धन है भारतीय जनता का शोषण करके विदेश लेके जा रहे हैं। इस प्रकार वो तत्कालीन समस्याओं पर भी लिखते हैं और अंग्रेजों की जो कूटनीति है, शोषणकारी नीति है, उस पर व्यंग भी कसते हैं। उसी तरह जो प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं कि सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज, कि किस प्रकार भारतीय जनता अपना शोषण करवा रही है, अपना शोषण उनका हो रहा है, लेकिन तब भी भारतीयों को समझ नहीं आ रहा है और उनमें एक क्रांति चेतना क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याओं का चित्रण भारतेंदु युग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही, बहुत बड़ी विशेषता रही, क्योंकि इससे पहले की जो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का जो साहित्य है हम उसमें देखते हैं कि यह साहित्य मुख्यतः दरबारी साहित्य था। भक्ति काल का साहित्य अगर यदि छोड़ दिया जाए थोड़ा सा, तो बाकी सभी कालों के साहित्य में हमें दरबारी काव्य देखने को मिलता है, किंतु भारतेंदु युग का जो काव्य है वो दरबारी न होकर आम जनता के बीच जाकर लिखा गया, उनकी समस्याओं को समझने वाला साहित्य हमें देखने में लगता है। तो उन्होंने आम जनता की जो समस्याएं थी उस समय भारतीय समाज में तत्कालीन आजादी के समय पहले बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे बाल विवाह, भारतीय जनता का शोषण, विधवा विवाह और सती प्रथा और क्या कहते हैं इस तरह की जितनी भी दहेज प्रथा, स्त्रियों को जला देना, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं पर भारतेंदु युग के सभी लेखकों ने अपनी अपनी कलम चलाई। जैसा कि भारतेंदु ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक पत्रिका, विशेष पत्रिका निकाली थी, बाला बोधनी। युग के जो लेखक थे वो अपने समय में स्त्रियों की शिक्षा और उनके विकास को लेकर विशेष रूप से चिंतित थे। भारतेंदु और यदि एक तरफ बाला बोधनी पत्रिका निकालकर भारत की जो आम जनता और महिलाओं को शिक्षित कर रहे थे, उनको जागरूक कर रहे थे, वहीं प्रताप नारायण मिश्र महिला बाल विधवाओं की स्थिति देखकर करुण कविताएं लिख रहे थे। वो खुद लिखते हैं कि कौन करे जो नहीं कसकत सुनी, विपत्ति बाल विधवन की। यानी कि किस व्यक्ति का कलेजा नहीं पसीज जाएगा कि किस तरह से छोटी छोटी कन्याएं जिनका बचपन होना चाहिए, जो बचपन को जीना चाहिए, वो बच्चियां बचपन में विधवा की स्थिति, विधवा का जीवन जीने को विवश है। इस प्रकार वो भारतेंदु युग में जो भारतेंदु ने अपने नाटकों में भी भारत की जो तत्कालीन स्थिति थी, जो समस्याएं थी, उसको भी उन्होंने लिखा। जैसे कि भारतेंदु युग का जो प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा जो भारतेंदु ने लिखा, उसमें वह भारत की दयापूर्ण स्थिति पर लिखते हैं कि रोबहू आवहू सब मिलके भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। इसी तरह प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज। भारतेंदु अंधेर नगरी जैसा एक महत्वपूर्ण व्यंग नाटक लिखते हैं जिसमें वो भारत की पूरी स्थिति का एक वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भारत में अंधेर छाया हुआ है, जनता सो रही है। इसी प्रकार वो नील देवी नाटक लिखते हैं जिसमें वो किसानों की समस्याओं को नाटक के माध्यम से उठाते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज अधिकारी भारतीय किसानों को नील की खेती करने पर विवश कर रहे थे, जिस कारण भारतीय किसान भूखों मरने को मजबूर हो गया था। दोस्तों, भारतेंदु युग की एक अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति थी, एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। इस
समस्या पूर्ति की जो एक परंपरा थी, इसको चलाने में मुख्य रूप से 2 सभाओं का विशेष योगदान था। पहला था कविता वर्धिनी सभा और दूसरा था रसिक समाज। ये 2 सभाएं ऐसी होती थी जिसमें कोई भी कविता का जो अंश है वो दे दिया जाता था और सभी मिलकर उसे अपने-अपने शब्दों में उस जो छंद है उसको पूरा करेंगे उस कविता को। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिपाटी चल पड़ी थी भारतेंदु युग में। और इस बद्री नारायण चौधरी भी समस्या पूर्ति में एक विशेष प्रतिभा थी। बद्री नारायण चौधरी में उनकी एक प्रमुख समस्या पूर्ति सभी के बीच सभी सभाओं में प्रसिद्ध थी। वो कहते उनकी समस्या पूर्ति थी कि बद्रीनारायण चौधरी की एक प्रमुख समस्या पूर्ति पंक्तियां थी जो उस समय बहुत प्रसिद्ध भी हुई। वो कहते हैं कि बग्यान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, बितिन बीच वियोग बुलाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। इससे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग और जिंदा दिली भारतेंदु युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में हमारे सामने आती है। भारतेंदु इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु युग से जो आधुनिक काल की शुरुआत होती है, नवजागरण, आधुनिक भावबोध और विभिन्न युगीन समस्याओं के चित्रण की जो विशेष परंपरा, एक प्रवृत्ति हम भारतेंदु युग से देखते हैं। तो दोस्तों ये था आज भारतेंदु युग के विषय पर आज एक खास चर्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में द्विवेदी युग पर।